खैराताबाद साइंस कॉलेज। विशु और उमे कॉलेज के सबसे अफलातूनी लड़कों में से थे। जो ना बोला जाए वो सबसे पहले करने पहुंच जाते थे। इसलिए कॉलेज ट्रिप पर हैदराबाद आए स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा मजे भी वही दोनों कर रहे थे। उन्हें कई बार उनके सीनियर्स ने भी डांटा था कि कहीं ये बदमाशी उन्हें भारी ना पड़ जाए। भले ही अभी ये उनके कॉलेज का पहला साल ही था, मगर वो दोनों ही हर चीज एक्सपीरियंस करना चाहते थे। रात को वो दोनों बिना किसी को भी बताए अपने होटल से निकलकर एक वॉक पर चले गए। उन्हीं के होटल के पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो एक खंडर जैसी लग रही थी। उसके सामने ही एक चाय की छोटी सी दुकान थी। वो दोनों उस दुकान पर चाय पीने पहुंच गए। बातों बातों में विशु ने उस बूढ़े दुकान वाले से पूछा कि हैदराबाद में देखने के लिए क्या खास है। इस पर उस दुकान वाले ने जवाब दिया कि घूमने को जो है वो उनको उनका फोन बता देगा। पर साथ ही उसने कहा कि हैदराबाद में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जिनके आसपास भी उन्हें भटकना नहीं चाहिए, जैसे कि उनके ठीक सामने वाली वो सुनसान बिल्डिंग। ये सुनते ही विशु और उमे की दिलचस्पी और बढ़ गई। उन्होंने दुकान वाले को उकसाया कि वो जरा खुलकर बताए। उस बूढ़े दुकान वाले ने उन्हें सचेत करते हुए कहा कि वो बिल्डिंग जो उनके ठीक सामने है वो कोई आम बिल्डिंग नहीं, बल्कि हैदराबाद की सबसे भूतिया जगह है, जिसे लोग खैराताबाद साइंस कॉलेज के नाम से जानते हैं। उस बूढ़े दुकान वाले ने बताया कि वो बिल्डिंग अब भले ही बस एक बड़ा सा खंडर बन चुकी है, पर वो आज तक वहां के लोगों को डराए रखती है। उस दुकान वाले ने बताया कि वो बिल्डिंग एक साइंस कॉलेज हुआ करती थी, जहां डेड बॉडीज पर मेडिकल रिसर्च भी किया जाता था। कहते हैं कि उसके बंद होने के बाद वहां से कभी वो डेड बॉडीज हटाई ही नहीं गईं। और उस कॉलेज के बंद होने के अगले दिन से ही वहां अजीबोगरीब चीजें होने लगी। दुकान वाला बूढ़ा आदमी ये बात कहते ही मानो कांप सा उठा, जैसे उस जगह का जिक्र ही उसे डराने को काफी था। उस दुकान वाले की बात सुनकर तो विशु और उमे की नींद उड़ चुकी थी। दोस्तों, आप सभी को गेम्स खेलना तो बहुत पसंद होगा, लेकिन क्या आपने फॉर्च्यून क्रिस्टल के बारे में सुना है? ये एक गेम चेंजर है जो सिर्फ परे मैच पर अवेलेबल है। अभी अभी लॉन्च हुआ है, इसलिए रेट्स स्काई हाई हैं और ये सही टाइम है जंप करने का। मिस मत करना। क्या बनाता है फॉर्च्यून क्रिस्टल को सबसे अलग? फॉर्च्यून स्पिन्स। जैसे ही आपको फॉर्च्यून स्पिन्स मिले, तैयार हो जाओ सबसे बड़े नंबर्स जीतने के लिए। चाहे आप इस टाइप के गेम में नए हो या एक्सपर्ट, ये मौका हाथ से मत जाने दो। लिंक पिन कमेंट में है, वहीं से गेम डाउनलोड करो और न्यू कमर्स के लिए स्पेशल वेलकम रिवॉर्ड ले जाओ। तो देर किस बात की, इस वीडियो के बाद फॉर्च्यून क्रिस्टल को जरूर खेलो। अब उस बिल्डिंग में जाए बिना उन्हें नींद नहीं आने वाली थी। उमे को लगा कि दुकान वाला उन्हें बस डरा रहा था, मगर जब इस बिल्डिंग के बारे में उन्होंने ऑनलाइन रिसर्च किया तो उन्हें कई आर्टिकल्स मिले जो बताते थे कि वो जगह हॉन्टेड है। और कई आर्टिकल्स में तो वहां ना जाने की बहुत सारी वार्निंग्स भी थीं। पर उमे और विशु ने वहां जाने की ठान ली थी। आधी रात के बीच विशु और उमे अकेले ही खैराताबाद साइंस कॉलेज की तरफ चल पड़े। उस पुरानी सी बिल्डिंग को चारों ओर से पेड़ों ने जकड़ रखा था। वहां बिल्कुल अंधेरा था और बस उन्हें चांद की रोशनी से ही आगे बढ़ने का रास्ता दिख रहा था। उमे ने विशु से उसके फोन का कैमरा ऑन रखने को कहा, ताकि वो अगले दिन सुबह सबको दिखा सकें कि वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो उस बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़े, अचानक एक चमगादड़ों का झुंड उनकी आंखों के सामने से गुजरा। विशु थोड़ा घबरा गया, पर उमे अभी भी मस्ती के मूड में ही था। तभी उन्हें पीछे से एक जोर की आवाज आई। कौन है? कौन है मां? उन्हें दिखा कि उस बिल्डिंग का गार्ड उन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है।
वो दोनों भी जल्दी से भागकर उस बिल्डिंग के अंदर घुस गए। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही उन्हें एक बड़ा सा हॉल दिखा जो धूल मिट्टी से भरा हुआ था। वहां एक बहुत ही गंदी स्मेल थी, जैसे कोई जानवर सालों से मरा पड़ा हो और सड़ रहा हो। पर मकड़ियों के जालों के अलावा अब वहां और कुछ भी नहीं था। अचानक ही उस हॉल में कुछ चटकने की आवाजें आने लगी। उन्हें लगा कि वो गार्ड शायद अंदर आ रहा है, तो वो दोनों फर्स्ट फ्लोर पर भाग गए। ऊपर वाले फ्लोर पर उन्हें चारों तरफ बस बड़े बड़े खाली कमरे दिखाई दे रहे थे, जो शायद एक टाइम पर क्लासेस हुआ करती होंगी। वो आगे बढ़े जा रहे थे कि तभी उन्हें एक रूम से बहुत तेज बदबू आई। उस रूम के अंदर घुसे तो उन्हें लगा कि शायद वो रूम कभी बायो लैब रही होगी, पर अब वो खंडर से ज्यादा और कुछ भी नहीं था। लेकिन उस रूम के कोने में एक खिड़की थी, जिस पर विशु की नजर जाते ही वो सहम उठा। वहां एक लड़की कूदने को तैयार खड़ी थी। विशु उसकी ओर उसे बचाने भागा। उसने उसे चिल्लाकर रोकने की भी कोशिश की, लेकिन विशु ने जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी लड़की का नहीं बल्कि कोई बहुत ही कठोर चीज हाथ में पकड़ी हो। और तभी विशु और उमे के देखते देखते ही वो लड़की एक कंकाल में बदल गई। ये देखकर विशु ने अपने होश खो दिए और वो उसी खिड़की से फिसलकर नीचे गिर गया। दूर खड़ा उमे सुन्न पड़ गया था। उसने विशु को खिड़की से गिरता देखा, मगर वो कंकाल अब भी वहां था। डर के मारे वो उल्टे कदम भागा, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसे कई सारे कंकालों ने घेर लिया था। वो किसी तरह वहां उस रूम से बाहर भागा और वो सारे कंकाल भी उसके पीछे पीछे आने लगे। तभी उसने देखा कि उस बिल्डिंग का गार्ड नीचे खड़ा है। उसने गार्ड को आवाज लगाई, लेकिन उस गार्ड ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उमे गार्ड के पास भागकर पहुंचा। उस गार्ड की पीठ उमे की तरफ थी। उमे ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, वो गार्ड पीछे मुड़ा और उमे की रूह कांप उठी। उस गार्ड का चेहरा जला पड़ा था और उमे के देखते ही देखते उसका चेहरा गलने लगा और उसके चेहरे की हड्डियां दिखने लगी। उमे ने ऐसा भयानक चेहरा आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उमे उसे देखते ही चीख पड़ा और वहां से और तेजी से बाहर भागा और बाहर भागते भागते उसी भूतिया बिल्डिंग के सामने गिर पड़ा। सुबह जब उमे और विशु के कॉलेज वाले उन्हें ढूंढने निकले, तो उन्होंने उमे और विशु को कई सारी चोटों के साथ उस बिल्डिंग के पास ही बेहोश पाया। वो दोनों 3 दिनों तक हॉस्पिटल में रहे। जब उन्होंने सबको अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया, तो उन्हें और भी कुछ चौंका देने वाली बातें पता लगीं। पहले तो उस बिल्डिंग के सामने कोई चाय वाला कभी था ही नहीं। वो उस रात जिससे भी मिले, वो शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। दूसरा ये कि खैराताबाद साइंस कॉलेज बंद होते ही जिस सिक्योरिटी गार्ड को वहां की देखभाल के लिए अपॉइंट किया गया था, उसकी लाश जली हुई हालत में कॉलेज के अंदर ही मिली थी। जरूर ही उमे ने उसी गार्ड की आत्मा को वहां देखा था और वो दोनों अकेले नहीं थे जिन्होंने उन कंकालों को देखा था। ऐसे कई और भी लोग हैं जिन्होंने वहां से गुजरते हुए कंकालों को चलते हुए देखा है। विशु और उमे को इस बात पर अब कोई शक नहीं था कि खैराताबाद साइंस कॉलेज हॉन्टेड है और वो शायद अपने साथ हुए इस भयानक एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको क्या लगता है, खैराताबाद साइंस कॉलेज सच में हॉन्टेड है या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।
रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। यह जगह किसी अजूबे से कम नहीं है। दूर दूर से लोग रामोजी फिल्म सिटी को देखने आते हैं, पर यह जगह इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक भी है। रामोजी राव द्वारा बनाई गई ये फिल्म सिटी अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए बैठी है। लोग कहते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी एक पुराने जमाने की युद्ध भूमि पर बनी हुई है और वो ऐसे सोल्जर्स की आत्मा से हॉन्टेड है जो बहुत साल पहले उसी युद्ध भूमि में अपनी जान गंवा बैठे थे। लेकिन 26 साल की समायरा को इसका कोई अंदाजा नहीं था। उसका बचपन से सिर्फ एक ही सपना था, एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनने का। पर उस सपने को पूरा करने में बहुत स्ट्रगल भी था। समायरा को इंडस्ट्री में 5 साल हो चुके थे, पर अब तक उसे ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला था जिसे वो अपना बड़ा ब्रेक कंसिडर कर सके। समायरा की अब अपने सपने पर गिव अप करने की नौबत आ गई थी। तभी एक सुबह उसे एक कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया। उस कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया कि एक बड़े बॉलीवुड मूवी डायरेक्टर को उसकी प्रोफाइल बहुत पसंद आई है और वो उसे अपनी मूवी में कास्ट करना चाहता है। समायरा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी ऑडिशन की वीडियो सेंड की और कुछ ही दिनों में उसे सिलेक्शन का कॉल आ गया। समायरा को रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग का इनविटेशन आया और वो निकल पड़ी अपने सपने को मुमकिन करने के लिए। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में जितना समायरा ने सुना था वो उससे भी ज्यादा सुंदर थी। मूवी का सेट बहुत ही बड़ा था। फिल्म की पूरी टीम से मिलकर समायरा अपने ग्रीन रूम में चली गई। समायरा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सपना सच हो रहा है कि तभी उसे अपने ग्रीन रूम के बंद वॉशरूम के अंदर से एक आवाज आई। समायरा को यह बात बहुत अजीब लगी। वो अंदर से बज रहे दरवाजे के पास गई तो आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि कोई उस वॉशरूम के अंदर फंस गया है और बाहर आने के लिए खटखटा रहा है। लेकिन जब समायरा ने वो दरवाजा खोला तो उस बाथरूम के अंदर कोई नहीं था। समायरा इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे कुछ फूटने की तेज आवाज आई। समायरा भागकर वॉशरूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसकी ड्रेसिंग टेबल के बड़े से मिरर पर एक बहुत बड़ा क्रैक था और उस मिरर पर लाल रंग से किसी अलग लैंग्वेज में, शायद एशियंट उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। ये देखकर समायरा की चीख निकल गई और वो ग्रीन रूम से बाहर भागी। उसने सेट पर मौजूद लोगों को सब कुछ बताया और कुछ असिस्टेंट्स समायरा के साथ उस ग्रीन रूम में गए। पर जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शीशा भी जुड़ा हुआ था और वॉशरूम से कोई आवाजें भी नहीं आ रही थीं। समायरा की बात पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था और क्योंकि शूट बस शुरू ही होने वाली थी तो कुछ मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप करने लगे। समायरा को भी अपने साथ हुआ ये किस्सा भुलाना पड़ा और वो शूट से पहले अपनी लाइंस की रिहर्सल करने लगी। पहले सीन में समायरा शॉपिंग करके अपने घर लौट रही थी और रास्ते में एक चोर उसका बैग छीनने वाला था। सीन बिल्कुल परफेक्ट हुआ, पर फिर भी डायरेक्टर लाइट्स एडजस्ट करके उस सीन के रीटेक्स लेने लगा। सिर्फ उसी एक सीन के करीबन 20 टेक्स हो चुके थे। समायरा थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट होने लगी थी, इसलिए उसने डायरेक्टर से फीडबैक मांगा। डायरेक्टर ने समायरा को कैमरे के पास बुलाया और उससे बताया कि उस सीन में समायरा की कोई गलती नहीं थी, पर हर बार एक काली सी परछाई समायरा के सर के पास आ रही थी। डायरेक्टर को लग रहा था कि कोई लाइटिंग का इशू था, पर समायरा को उस परछाई में कुछ ऐसा दिखा जिससे उसके होश उड़ गए। समायरा को उस परछाई में 2 लाल आंखें दिखी। समायरा अब घबराने लगी थी, पर वो आंखें सिर्फ वही देख पा रही थी। वो और लोगों को भी उन आंखों को दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो इस सीन को स्किप करेंगे और अब इंडोर सीन्स को पहले शूट करेंगे।
अगले शॉट में समायरा अपने घर के काउच पर बैठी हुई चाय पी रही थी। उसी शॉट के लिए एक स्पॉट बॉय सेट के ठीक ऊपर से स्पॉटलाइट कैमरे पर डाल रहा था, पर अचानक से वो स्पॉट बॉय स्पॉटलाइट के समेत 20 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा और स्पॉटलाइट का कांच टूटकर सीधा उसके पेट में घुस गया। इस घटना के बाद पूरे सेट पर हाहाकार मच गया। उन्होंने स्पॉट बॉय के लिए एक एम्बुलेंस बुलाई, पर अपनी अधमरी आवाज में वो सिर्फ एक ही चीज कहता रहा कि उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया था। अब सबको लगने लगा था कि उस सेट पर कुछ तो अजीब हो रहा है, पर इस घटना के बावजूद फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अब भी चाहते थे कि एटलीस्ट उस दिन में एक सीन तो शूट हो जाए। इसलिए उन्होंने एक लास्ट सीन शूट करने का सोचा। उस सीन में समायरा अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी और बस कुछ क्लोजअप शॉट्स थे। उस सीन को शुरू करने के लिए डायरेक्टर ने एक्शन बोला, लेकिन समायरा फिल्म की स्क्रिप्ट से कुछ अलग ही एक्शंस कर रही थी। जब डायरेक्टर ने देखा कि समायरा फिल्म के क्यूज को फॉलो नहीं कर रही, तो उसने जोर से कट चिल्लाया, पर समायरा फिर भी नहीं रुकी। समायरा अब अपना सर झुकाकर बस उस डायरी में कुछ लिखे जा रही थी। समायरा अब किसी अलग भाषा में कुछ बड़बड़ाने भी लगी थी। सेट पर मौजूद सभी लोगों को डर लगने लगा। तभी कुछ लोगों ने समायरा के करीब जाने की कोशिश की, तो समायरा अब एक पागल जानवर की तरह उन पर चिल्लाने लगी। उसका पूरा मेकअप उसके चेहरे पर फैल गया था। उसके बाल भी अपने आप बिखरने लगे और उसके चेहरे को ढकने लगे। समायरा अचानक बहुत ही ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। वहां खड़े सब लोग कांप उठे थे। उसकी भाषा को कोई नहीं समझ पा रहा था, पर कुछ सेकंड्स तक चीखने के बाद समायरा अचानक ही जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब समायरा उठी तो वो एक हॉस्पिटल में थी और उसके पास उस फिल्म की एक मेकअप आर्टिस्ट बैठी हुई थी। उस मेकअप आर्टिस्ट ने समायरा को सब कुछ बताया और उससे कहा कि समायरा के बेहोश होने के काफी देर बाद अथॉरिटीज को दिखाने के लिए डायरेक्टर ने उस शॉट की क्लिप को प्ले किया और उस क्लिप में समायरा के सर पर वही काला साया दिख रहा था जो उन्हें पहले सीन में दिख रहा था। वो काला साया कैमरे के एकदम पास आया और उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई। इस घटना के बाद उस मूवी की शूटिंग को वहीं बंद कर दिया गया। समायरा का सपना तो टूट गया, पर वो खुशकिस्मत थी कि उसकी जान बच गई। वो काली परछाई किसकी थी और आखिर समायरा के साथ ही ये सब क्यों हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जवाब है तो सिर्फ एक चीज का, कि रामोजी फिल्म सिटी वाकई हॉन्टेड है। कुंदन बाग हैदराबाद के सबसे महंगे एरियाज में से एक है। यहाँ के बड़े बड़े घर, सीनिक पार्क्स और ग्रीनरी लोगों को अपनी तरफ काफी अट्रैक्ट करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इसी एरिया में एक ऐसा घर भी है जिसके आसपास कोई भटकना भी नहीं चाहता। साजिद नाम का एक चोर कई दिनों से कुंदन बाग में बने एक घर पर नजर रख रहा था। वो काफी बड़ा था और साजिद को पता था कि कुंदन बाग में होने की वजह से उस घर में काफी अमीर लोग रहते होंगे जिनके पास खूब सारे पैसे और गहने भी मिलेंगे। पर उस बड़े से घर में ज्यादा चहल पहल नहीं थी। ना ही कोई वहां आता था और ना ही कोई वहां से जाता था। साजिद रोज घर से थोड़ा दूर खड़ा होकर अंदर रहने वाले लोगों की परछाई देखा करता था। वो ये नोटिस करता था कि आखिर घर में कौन कौन था और वो लोग रात में कितने बजे सोने चले जाते थे। साजिद ने एक रात उस घर में चोरी का प्लान बनाया। उस रात कुछ देर तक वो घर से दूर खड़ा रहा और लाइट बंद होने का इंतजार करता रहा। कुछ ही देर में पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो गईं और साजिद पीछे वाली खिड़की से दबे पांव घर के अंदर घुस गया। पहले साजिद ने ग्राउंड फ्लोर टटोला, मगर उसे वहां ना पैसे मिले ना ही कोई कीमती सामान। वो अभी नीचे वाले फ्लोर पर ही था कि तभी उसे किसी के चलने की आवाज आने लगी। वो जल्दी से
ड्राइंग रूम में रखे एक पुराने कबर्ड में छुप गया और कबर्ड के दरवाजे के बीच से बाहर देखने लगा। उसने देखा कि एक औरत सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी और वो धीमी सी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी। वो औरत नीचे उतरकर कुछ देर सीढ़ियों के पास ही खड़ी रही और घर के मेन डोर की तरफ देखती रही। साजिद को उस औरत का चेहरा अब बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले धब्बे थे, मानो वो न जाने कितने दिन से सोई ना हो। उसकी स्किन बिल्कुल पीली पड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो औरत किचन की तरफ मुड़ी और चुपचाप अंदर चली गई। साजिद कबर्ड से बाहर आया। उसने अपने बैग से एक चाकू निकाला और उसे हाथ में पकड़े हुए ऊपर जाने लगा कि तभी किचन से उस औरत की चीखने की आवाज आई। साजिद एकदम से डर गया और वो जल्दी से दबे पांव किचन की तरफ गया। उसने देखा कि वो औरत एक कोने में बैठी रो रही है और उसके हाथ में भी एक चाकू है और वो उस चाकू से जमीन पे कुछ खुरच रही है। उस औरत को देखकर साजिद थोड़ा घबराने लगा था, तो उसने सोचा कि वो जल्दी से छोटी मोटी चोरी करके वहां से निकल जाएगा। साजिद सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा ही था, उसने देखा कि एक औरत बेडरूम के दरवाजे के सामने खड़ी उसे देख रही थी। उस औरत का चेहरा बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उसकी बूढ़ी मां का लग रहा था। उसकी भी आंखों के नीचे काले धब्बे थे। साजिद ने हाथ में पकड़ा चाकू उस औरत को दिखाकर डराने की कोशिश की, मगर उस औरत को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अचानक ही वो औरत हंसने लगी और उसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ गईं। वो हंसते हंसते बेडरूम के अंदर चली गई। जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खुला, साजिद को एक बहुत ही गंदी स्मेल आई। जब उसने अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। उस बेड पर 3 लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थीं और हैरानी वाली बात तो ये थी कि 2 लाशें उन्हीं लोगों की थीं जिन्हें साजिद ने अभी कुछ मिनट्स पहले देखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें मरे हुए काफी दिन बीत चुके हैं, क्योंकि उनकी बॉडीज डिकम्पोज होने लगी थीं, जिसकी वजह से उनसे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। ये देखकर साजिद के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो सीधा घर के बाहर भागा। उसने सोचा कि इस हालत में अगर उसे किसी ने देख लिया तो उसे चोर नहीं बल्कि खूनी समझा जाएगा। इसलिए वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस की एक टीम साजिद को लेकर तुरंत उस घर में पहुंची। घर के मेन डोर पर और उस दीवार पर ढेर सारे खून के छींटे थे। ये देखकर सभी चौकन्ने हो गए और उन्होंने अंदर जाकर देखा कि वहां सच में 3 लाशें थीं। पुलिस ने उन लाशों को तुरंत फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिया और उन्होंने यही मान लिया कि साजिद ने ही उन तीनों औरतों का मर्डर 4-5 दिन पहले किया होगा और मर्डर के इल्जाम से बचने के लिए उसने ये कहानी बनाई है। मगर कुछ ही दिनों में उन बॉडीज की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, जिसे देखकर पुलिस भी बहुत शॉक में पड़ गई। उन लोगों की मौत 4-5 दिन पहले नहीं बल्कि 6 महीने पहले हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उन लोगों ने जहर खाकर अपनी जान दी थी। इन्वेस्टिगेट करने पर पुलिस को बेडरूम के पास से एक फिनाइल की बोतल भी मिली, मगर सबसे ज्यादा डरावना एविडेंस था काला जादू करने का सामान। घर में ढेर सारा तंत्र मंत्र का सामान बरामद हुआ था। उस बेडरूम की सीलिंग पर एक बहुत अजीब सा पैटर्न बना हुआ था, जो कि खून से बनाया हुआ लग रहा था। जब पड़ोसियों तक ये खबर पहुंची तो सबका दिल बुरी तरह दहल उठा। कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था कि वो लाश 6 महीने पुरानी थी, क्योंकि पड़ोसी तो उस घर में रहने वाली औरतों को लगभग रोज ही घर की बालकनी में घूमते देखा करते थे। यही बात बार बार साजिद भी पुलिस से कह रहा था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि लोग रोज खाना खाने के बाद टहलने बाहर आते थे और कई लोगों ने इनके घर में लाइट्स ऑन ऑफ होते देखी हैं। ये सब सुनकर पुलिस हक्की बक्की रह गई। उन्होंने उस पड़ोसी से और डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया तो उसने बताया कि उस घर में 3 लोग रहते थे। एक बूढ़ी माँ
और उनकी 2 बेटियां। वो तीनों ही बेहद अजीब से थे और किसी से बात नहीं करते थे। उस घर के ओनर विश्वनाथ की डेथ के बाद उस घर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगी थीं। पुलिस ने अपनी फाइनल स्टेटमेंट में यही रिकॉर्ड किया कि उन तीनों लोगों की मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी और उन तीनों की मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी, जबकि नेबर्स और साजिद की स्टेटमेंट्स बिल्कुल अलग थी। 2002 में हुए इस केस के बाद से कुंदन बाग के इस घर को लोग विचेस लायर बोलने लगे। आज के समय में कई टूरिस्ट्स इस घर को देखने आते हैं और वो ये सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस घर में हुआ क्या होगा।